CO2 प्लस H2O से मिला के C6H12O6 प्लस O2 बनवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो मतलब हम क्या बनवा रहे हैं, हम ग्लूकोज बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना होता है इस चैप्टर के अंदर कि भाई हमको पता कैसे चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है, H2O जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या पढ़ने हैं, सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना है, पहली चीज याद रखनी है। सेकंड, अब मेरे को क्या कराना है, अब मेरे को ग्लूकोज बनवाना है, तो मेरे को फूड बनवाना है। फूड बनवाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ATP चाहिए बहुत सारी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सनलाइट को और वाटर को यूज करके, सनलाइट और वाटर को यूज करके हम ATP और NADPH बनते हैं, तो हम बोलते हैं आपका लाइट रिएक्शन, बोलते नहीं बोलते। और लाइट रिएक्शन दो टाइप की, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में हम सबसे पहले PS2 यूज करते हैं, देन हम PS1 यूज करते हैं, 680 नैनोमीटर, और ये 700। ऐसे आपका साइक्लिक वाला। साइक्लिक में सिर्फ एक एरो आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ PS1 यूज होता है। यहाँ पे जब हम नॉन साइक्लिक वाला कराते हैं, मेरे को ऑक्सीजन मिलता है, ATP बनता है और NADPH2 बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम PS1 कराते हैं तब क्या बनता है, ATP मिलता है, ओनली ATP, NADPH2 नहीं बनता, सिर्फ ATP बनता है। तो हमको ये जो इतनी सारी एनर्जी बना रहे हैं हम, किससे, लाइट रिएक्शन से। अब इस सारी एनर्जी का यूज करके हमको क्या कर, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ एनर्जी बनवाई है, अब इस एनर्जी का यूज करके हमको क्या बनवाना है, ग्लूकोज बाय केल्विन साइकिल। ग्लूकोज कैसे बनवाएंगे, CO2 से। तो मतलब हमको CO2 का रिडक्शन कराना है, मतलब हमको क्या कराना है, CO2 फिक्सेशन कराना है। CO2 फिक्स कर करके हम क्या बनवाएंगे, ग्लूकोज बनवाएंगे। और ग्लूकोज बनवाने के लिए ऑब्वियसली एक CO2 है, और ग्लूकोज में कितनी कार्बन है, 6। तो मतलब हमको इसकी हर साइकिल को 6 बार रन कराना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमारे पास सारे प्लांट्स है, सब प्लांट्स के अंदर हम C3 साइकिल चलाते हैं, वो प्लांट जो मेरे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स पे रहते हैं उनको हम C4 साइकिल चलाते हैं। और किसी किसी के अंदर आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है। C3 को C3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड होता है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका रुबिस्को जब ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कार्बन एक 2 कार्बन और एक 3 कार्बन होता है। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस हम इसको मानता है, ये हमने पढ़ा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी लाइट रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, डार्क रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, वहां पे हम एक ब्लैकमैन लॉ और पढ़ लेते हैं बस। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। यस मैम। बताओ, आया पूरा चैप्टर का एक ट्रेलर समझ में, रिकैप हुआ होगा ना काफी हद तक। तो हमने ये सब कर लिया, हमने एनर्जी बनवा ली, और उसी एनर्जी का यूज कर करके हमने C3 C4 साइकिल, C3 में हम फॉर्मूला लगाते हैं 3-2-1, C4 साइकिल में हम फॉर्मूला लगाते हैं 5-2-1। याद होगा सबको फॉर्मूला, 3-4 ATP, 2 NADPH और 1 CO2। मतलब अगर मेरे को एक CO2 फिक्स कराना है तो 3 ATP यूज करने पड़ेंगे, 2 NADPH यूज करने पड़ेंगे। और C4 साइकिल में अगर मेरे को एक CO2 फिक्स कराना है तो मेरे को यहाँ पे 2 NADPH2 5 ATP यूज करने पड़ेंगे। मतलब पहले एनर्जी बनवा रहे हैं, फिर उसी एनर्जी का यूज कर करके हम ग्लूकोज बनवा रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, इसी ग्लूकोज को
इसी ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज बनाया C6H12O6, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा के फिर एनर्जी बनवाएंगे। देखो, पहले एनर्जी बनवाया, फिर उस एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज बनवाया, फिर उस ग्लूकोज को तोड़ के फिर एनर्जी बनवाया। आ रहा है समझ में क्या Yes, चल क्या ma'am. रहा है एग्जैक्टली? हमारे अंदर भी क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग लेट सपोज कोई एक वर्कर है, तो वर्कर क्या करता है, वो मेहनत करता है। हर कोई इंसान मेहनत किसी लिए करता है, ताकि उसको अच्छा खाना मिल पाए, वो अपने घर वालों की जो एक बेसिक नीड है उसको पूरा कर पाए। तो मेहनत कर रहा है, तो मेहनत क्यों कर रहा है, अपने अंदर जो उसकी एनर्जी है उस एनर्जी को यूज कर रहा है। Yes, ma'am. उस एनर्जी को यूज करके वो मेहनत कर रहा है, मेहनत करके उसको जो पैसे मिले, फिर उन पैसों से वो खाना खरीदेगा, अपने घर वालों को खिलाएगा, खुद खाएगा, और फिर मेहनत करेगा। मतलब पहले एनर्जी बनवा रहा है, मतलब खरीद के ला रहा है मार्केट से खाना, उससे अपनी बॉडी में एनर्जी बनवाया, फिर उस एनर्जी से मतलब एक खाना लिया, और फिर अपनी मेहनत करा, और फिर से उस मेहनत के उसके पैसे मिलते हैं। वही चल रहा है ना, जैसे हमारी डेली लाइफ में चल रहा होता है। तो हमको यहाँ पे इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा के एटीपी बनवाना है। तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराने के लिए सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है ये। इसमें सबसे पहले हम Glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस हमारा क्या कर देता है, ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स Pyruvic acid. पायरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये पायरुविक एसिड जाता है, कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, Link reaction इसके बाद. लिंक रिएक्शन होती है। फिर इस एसिटाइल कोए को हम उठा के ले जाते हैं क्रेब्स साइकिल में, Krebs cycle. Aerobic respiration हो रहा है. एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर ये क्रेब्स साइकिल से हमारे पास क्या बनाता है, ये एटीपी बन के आते हैं। कितने एटीपी बनता है, 36 एटीपी। मतलब काउंट टोटल 38 आता है, लेकिन ओवरऑल वो 36 एटीपी काउंट किए जाते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, अब क्या है, एनर्जी मिली। अब होता है ना कि कोई इंसान काम कर रहा है किसी के पास, तो वो काम कैसे कर रहा है, उसको पैसे कैसे मिल रहा है, किसी को कैश की फॉर्म में मिलेंगे, किसी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, किसी को चेक की फॉर्म में मिल जाएगा। होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. यही है कि यहाँ से ग्लूकोज से जब इसको मिला 2 पायरुविक एसिड, तो इसको यहाँ पे 2 एटीपी मिलते हैं और 2 NADH2 मिलता है। यहां से जब इसने एसिटाइल कोए में किया, यहाँ पे भी इसको 2 NADH2 ऐड हो गए। फिर जब इसने क्रेब्स साइकिल में करा, तब इसको यहाँ पे GTP मिलता है, FADH2 मिलता है, और NADH2 मिलता है, ये सब। तो भाई एटीपी तो डायरेक्ट पैसे हैं आपके हाथ में, GTP डायरेक्ट पैसे है। ये NADH2 इज लाइक बैंक अकाउंट के पैसे, FADH2 इज लाइक चेक। तो इन सबको वापस करेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। Yes, ma'am. हमारा बैंक क्या है यहाँ पे, Electron transport system. ETS है। ETS अब होता है ना, आप लोग कभी बैंक गए हो, Yes, ma'am. बैंक आप जाते हो तो क्या करता है ना, बैंक में आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की डेस्क नंबर 4 पे, डेस्क नंबर 3 पे, ऐसे ऐसे जाता रहता है। एक ही काउंटर पे काम नहीं होता ना वहां पे कभी भी। No, ma'am. यहाँ पे है 1 2 3, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 काउंटर है। ठीक है, ये 5 काउंटर वो मेन काउंटर है जहां पे आपको पैसे मिलेंगे, मतलब जहां पे आपको एटीपी मिलेगा। अब अगर हमको क्या करना है, FADH2 को करना है, तो FADH2 में हम यूज करेंगे कौन सा, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डेस्क यूज करेंगे। और अगर हमको NADH2 का करना है, तो हमको 1 3 4 5 यूज करेंगे। तो 1 से कहाँ पे, 3 पे जाएगा डायरेक्टली, और 3 से 4, 4 से 5, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, और मूव करते करते हमको फिर एंड में एनर्जी मिल जाएगा। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर इसी के बाद बैंक पढ़ने के बाद हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, RQ, CO2 बाय O2 करके, और इसी के 1-2 इनहिबिटर्स कर लेते हैं, हो गया दोनों चैप्टर फिनिश। अब मैम आप जो मेरे, लास्ट हाँ हाँ बताओ बताओ। मैम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 होता है. एग्जैक्टली, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 होता है। मैम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसमें हमारा लिंक रिएक्शन होता है. देखो समझाती हूँ।
एनारोबिक। एनारोबिक में पायरुविक एसिड जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में या फिर इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर। एसिटाइल कोए नहीं होता कन्वर्ट, क्योंकि एसिटाइल कोए जो है वो कॉमन एंट्रेंट है किसके लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए। यहाँ पे पायरुविक मतलब अगर आप एनारोबिक की बात करें तो हम बोल सकते हैं एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद डायरेक्टली आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है और एक रिडक्शन स्टेप होता है, ये स्टेप होता है। लिखवा है ना वो मैंने आपको सब डिटेल। यस मैम। लिंक रिएक्शन नहीं होता, अगर लिंक रिएक्शन होगा तो एसिटाइल कोए बनेगा, क्योंकि लिंक रिएक्शन आपका, लिंक रिएक्शन के लिए भी आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लिंक रिएक्शन होते ही एसिटाइल कोए बन जाएगा और एसिटाइल को होते ही वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। एसिटाइल कोए बनना ही एक सिग्नल है कि आपका एरोबिक रिएक्शन चल रहा है। मैम इसमें एम्फीबॉलिक पाथवे से भी क्वेश्चन आते हैं। एम्फीबॉलिक सिंपल ये क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में दे आर सेइंग कि ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, बट एंड में वो देते हैं कि भाई कैटाबॉलिज्म नहीं एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि बोलते हैं कि भाई जब आप सारी चीजों को ब्रेक डाउन करके एसिटाइल कोए बनवा रहे हो तो ये एसिटाइल कोए ना वापस आपको फैटी एसिड और प्रोटीन भी बना के दे सकता है। जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ नहीं खाया बहुत दिनों से, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एसिटाइल कोए है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा फैटी एसिड प्रोटीन इन सब में। फैटी एसिड और प्रोटीन इन सबसे आप एसिटाइल कोए बनवा रहे हो, ठीक है, लेकिन रिटर्न भी बन सकता है। तो इसलिए कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों टाइप का प्रोसेस है, इसीलिए इसको एम्फीबॉलिक कंसीडर किया जाता है। सिर्फ इतना पढ़ लो, बाकी पूरा पैराग्राफ में जो कहानी लिखी है ना उसका समरी मैंने आपको बता दिया ये। अब इन सारे टॉपिक्स में से मेरे को टॉपिक बता दो एग्जैक्टली किस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर मैं वही टॉपिक बोलो। मैम क्रैब साइकिल तक तो हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम अगर उसका पूरा मैकेनिज्म जानने चले तो। बाकी लोग मैम मुझे भी ईटीएस में यस मैम, प्रॉब्लम। ईटीएफ और मैम उसमें C4 साइकिल जो होता है ना मेसोफिल सेल्स में, और उसमें वो कैसे हो रहा है प्रोसेस। वो प्रोसेस हो कैसे रहा है। यस मैम हाँ जी, मैम एक बार जो आपने स्लाइड पूरा लिखा है ओवरव्यू, एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेने दो। ये देखो ले लिया। यस मैम। ईटीएस का शॉर्ट में बता दूं कि ईटीएस में आप लोगों को करना क्या है। यस मैम। क्वेश्चन कहाँ से आता है तो देखो, सिंपली क्या याद रखना है, आपको पता है इसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्स है और 5 में से जो 5वां कॉम्प्लेक्स है ना ये तो कॉमन है, ये आपका NADH भी यूज करेगा FADH भी यूज करेगा। पहली चीज याद रखना है कि आपका ETS चलता कहाँ पे है, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये आपका चलता है। इसके कौन सा NADH अगर हमको ब्रेक डाउन कराना है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, 1 3 4 5। FADH कराना है तो कौन सा यूज करेंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 3 के बीच में ऑब्वियसली डिस्टेंस आ गया ज्यादा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 हमने मिस कर दिया। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को लेके जाने के लिए कौन है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को लेके जाने के लिए एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसका नाम क्या है, यूबिक्विनोन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। फिर 3 और 4 के बीच में भी थोड़ा डिस्टेंस है, इसको ट्रांसफर करने के लिए कौन है हमारे पास, साइटोक्रोम है। लोकेशन पूछ लेते हैं इनके ऊपर। यूबिक्विनोन जो है ये साइकिल कहाँ चल रही है, इनर मेम्ब्रेन में, तो यूबिक्विनोन भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही सिचुएटेड है। लेकिन ये जो साइटोक्रोम है ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, इनर जैसे ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे है, ऐसे बाहर, यहाँ पे साइटोक्रोम लोकेटेड है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये समझ में आया। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जब आपके आपने
कहाँ गया केमी, हाँ ये वाला प्रोसेस आ जाओ। केमी ऑस्मोसिस में वो पढ़ता है ना F0 और F1, यस ये मैम। आपका F0 और ये आपका F1। तो ये F0 आपका यहाँ से जब 2H पॉजिटिव शिफ्ट करता है, तो 2H पॉजिटिव शिफ्ट करने में हमारे पास एक एटीपी बन के आता है, एक एटीपी बन के आता है। तो अगर मेरे को एक NADH2 कराना है तो उससे कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी बनता है, याद रखना है। एक FADH2 कराना है तो कितने? 2 2 एटीपी बनता है। F0 कहाँ होता है? मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, जबकि F1 ऐसे मैट्रिक्स की साइड में बाहर की साइड निकला हुआ होता है। हो गया ETS पूरा। और इनके कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद रखना है। NADH, NADH डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वही है जो क्रैब साइकिल में हेल्प करता है, सक्सिनाइल CoA को सक्सिनेट में कन्वर्ट करा रहा होता है, ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करा रहा होता है, क्योंकि सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है ये। साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम AA3। और फिर फाइनल जो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही तो भाग रहा है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूज कर लेता है फाइनल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, प्लस 2H पॉजिटिव लेता है, और प्लस हाफ O2, ये मिलके क्या बना देते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है? कहाँ से आया ये ऑक्सीजन? याद है ये वाला प्रोसेस नॉन साइक्लिक में? मैम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे ना हम, Mn पॉजिटिव, उसमें वो Yes, ऑक्सीजन निकला था, ये ही वाला ऑक्सीजन है ये, जिसको हम ब्रेक डाउन के टाइम पे यूज करते हैं। इसीलिए तो बोलता है प्लांट्स के नीचे ना रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात में क्या रिलीज करता है? CO2 रिलीज करता है, और दिन में वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्योंकि दिन में लाइट रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीजन आएगी। रात में फूड का ऑक्सीडेशन चल रहा है, मतलब डार्क रिएक्शन चल रहा होता है, कहीं ना कहीं CO2 रिलीज होगी। तो पता ना क्रेब साइकिल के अंदर कितनी सारी CO2 निकलती है? 3 CO2 या 2 CO2? 2 CO2 निकलता है, एक लिंक रिएक्शन में निकलता है। ये सुहानी मैम जो हमारा आइसोलेटेड ऑक्सीजन था, हाफ O2, वो हमारे क्लोरोप्लास्ट में के ल्यूमन में था, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में कैसे आया था? मूव करके आता है ये वहां से, जंप क्योंकि करके। हाँ ये जंप, मतलब जंप करके समझ लो, मूव करके ये ऑक्सीजन ट्रांसफर होता रहता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होता रहता है। और सिर्फ सारा ऑक्सीजन वहीं से नहीं आता, ये जो बाकी ये रेस्ट वाला ऑक्सीजन है ना, ये आपका, बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना कि रात में अगर प्लांट CO2 बाहर निकाल रहे हैं तो ले कौन सी गैस रहे हैं? ऑक्सीजन ना। यस मैम। तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे भी यूज हो रही है, वही ऑक्सीजन, इसके अलावा और ऑक्सीजन का कहीं यूज नहीं है ना, या तो ऑक्सीडेशन में या फिर ETS में, तो यहीं पे वो यूज होती है। क्लियर? यस मैम। और कोई डाउट किसी का? बताओ, और कोई टॉपिक बताओ, या फिर मैं अपनी मर्जी से मतलब खुद से करा दूँ कोई टॉपिक। मैम अब आप क्वेश्चंस पूछ लो, क्वेश्चंस पूछ लो। थ्योरी पार्ट में से या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। चलो फिर क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, एक सेकेंड दो मेरे को। रैंडमली कॉन्सेप्ट से पूछ लो क्वेश्चन, एज कंपेयर टू MCQs करना। यस मैम, क्योंकि अभी थोड़ा सा याद नहीं है, जैसे हाँ। हाइड्रोफिली लाक्स वाला। कौन सा याद नहीं है?
मैम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है ना, ऑक्सीजन का काम क्या है, ये सारा थोड़ा थोड़ा। चलो ऑक्सीजन ही दिखाती हूँ आपको फिर, थोड़ा उससे याद भी हो जाएंगे आपको चीजें। हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किधर गया? देखो सिंपल तरीका है, मैंने आप लोगों को प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर आई थिंक स्टोरी से एक दो बार तो समझाया होगा। यस मैम, एक लड़का होता है, उसे पसंद नहीं होता। इसी तरीके से याद करना है। ऑक्सिन क्या है? एक छोटी हाइट का लड़का है, छोटी हाइट का, ठीक है। अब इसको खाने में क्या पसंद है, उस वाले बेसिस पे हम चीजें याद करते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो हमको ये याद रखना है कि जो ये आपका ऑक्सिन है ये क्या करता है, इसको खाने में पसंद है पाइनएप्पल, या फिर ऐसे समझो, चलो पाइनएप्पल को छोड़ो, ऑक्सिन एक छोटी हाइट का लड़का है। तो ये क्या होता है, जैसे होता है ना बच्चे उधर उधर से कुछ भी सामान उठा के ले आता है, तो एक स्टेम उठा के ले आया अपने पास कहीं से, उसको नहीं पता था वो स्टेम किस चीज की थी, उसने उस स्टेम को लिया और मिट्टी में लगा दिया। फिर उसने देखा उस स्टेम के ऊपर फ्लावर आने शुरू हो गए। अब उसने मिट्टी में लगाया स्टेम को, तो ऑब्वियसली वो रूटिंग करा रहा होगा, वहां पे रूट से उसने ग्रो कराया होंगे कहीं ना कहीं, तब आया होगा, है ना। यस मैम। उसने उस स्टेम को लगा दिया, और लगाने के बाद उसने उसके अंदर देखा कि उसके ऊपर फ्लावर आने लग गए, और उसने फिर देखा फ्लावर किसके? पाइनएप्पल के। तो उसका जो उसका गार्डन था, उसके गार्डन में पहला प्लांट कौन सा ग्रो करा? पाइनएप्पल का प्लांट, ठीक है। अब वो छोटी हाइट का प्लांट है, तो वो छोटी हाइट का है, तो उसको होता है ना कि हर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है लोगों को, तो वो चाहता है कि भाई उसके जितने भी प्लांट्स हो बड़ी बड़ी हाइट के हो या छोटी हाइट के रखना चाहते हैं वो उनको। मैम बड़ी छोटा। बड़ी हाइट का रखना चाहता है वो उनको, क्योंकि वो क्या करता है उनके अंदर एपिकल डोमिनेंस कराता है। जो एपिकल टिप है ना उसको डोमिनेटिंग बनाता है। खुद छोटी हाइट है लेकिन अपने प्लांट्स की चाहेगा बड़ी हाइट हो जाए। अब बड़ी हाइट होने के लिए क्या करता है वो? लेटरल ग्रोथ को, लेटरल लेटरल साइड वाली बर्ड समझते हो, लेटरल लेटरल बर्ड्स ऐसे ग्रो करती है। इन यस बर्ड्स को मैम। ग्रो नहीं होने देता, इन बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देता, बड़ी हाइट रखना चाहता है वो प्लांट्स की। लेकिन प्रॉब्लम होगी ना उसको, जब उसके प्लांट की हाइट बड़ी हो जाएगी, उसके ऊपर कोई फल वल लगेगा, तोड़ नहीं पाएगा। यस मैम। यस मैम। तो उसके पास एक प्रोसेस आ गया, डीकैपिटेशन, कि चलो भाई मैं मतलब ऑब्वियसली हाइट छोटी है लेकिन मैं प्लांट की बड़ी हाइट नहीं कर सकता, लेकिन वो करना चाहता है, एपिकल डोमिनेंस करना चाहता है वो। लेकिन उसके पास प्रोसेस आ गया डिकैपिटेशन। वो क्या करता है, शूट की टिप को ऊपर से कट कर देता है, और शूट की टिप कट करने के प्रोसेस को डिकैपिटेशन, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, छोटी छोटी हाइट वाले प्लांट कर लेता है। फिर उसने सोचा चलो पाइनएप्पल को तो मैंने बचा लिया, अब मैं क्या करता हूँ ना अपने बगीचे में टी के पौधे लगा लेता हूँ, उनकी हाइट छोटी छोटी होते हैं, हेज वगैरह के पौधे लगा लेता हूँ। ये सब उसने करना शुरू कर दिया। बताओ यहां तक समझ में आया? बाद में कहानी पूछूंगी मैं आपसे, सेम प्रोसेस कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। उसने देखा कि अब पाइनएप्पल उसने खा लिया, पाइनएप्पल खाया, और फिर उसके बाद उसको होता है ना पाइनएप्पल जूस, टोमेटो जूस, तो उसको पाइनएप्पल के साथ साथ टोमेटो जूस भी खाने का, पीने का मन हुआ, टोमेटो जूस पीने का मन हुआ। तो उसने, अब टोमेटो की जब जूस बनाता है आपने देखा होगा, उसके सीड्स आ जाते हैं छोटे 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 छोटे। अब वो आलसी इंसान है, ऑक्सिन जो है आलसी इंसान है, उसने सोचा बीज थोड़े ना निकालेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही बगीचे में ऐसे टमाटर उगाऊंगा जिनके अंदर बीज ना हो, सीड्स ना हो। तो मतलब वो उनके अंदर पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी प्रोसेस होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आलसी इंसान है ऑक्सिन, छोटी हाइट का है, एक स्टेम उठा के ले आया कहीं से भी, वो देखा फ्लावर आने लग गए, पाइनएप्पल की थी, ठीक है, तो पाइनएप्पल का जूस पीता रहा मस्त, ठीक है। अब उसने देखा कि भाई मेरी हाइट छोटी है, उसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए, तो उसने एपिकल डोमिनेंस करा दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसको रियलाइज हुआ नहीं भाई बड़ी हाइट हो जाएगी तो मैं पाइनएप्पल तोड़ूंगा कैसे, नहीं तोड़ पाऊंगा, तो डिकैपिटेशन कर दिया उनका। अब होता है ना आलसी है ये, तो अब बगीचे में रहा तो बगीचे की साफ सफाई कितनी करनी पड़ती है, हमको बहुत साफ सफाई की जरूरत पड़ती है, पत्तियां झड़ने लग जाती हैं, फ्रूट्स फ्रूट्स गिरने लग जाते हैं, सफाई इसको करनी पसंद नहीं है। तो ये क्या करता है ना, ये अपने प्लांट्स को जो भी इसके बगीचे में, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे के रखता है कि भाई कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हारी लीफ बिल्कुल डेड नहीं हो जाती तब तक तुम प्लांट से नहीं गिरोगे।
फ्रूट जब तक पक नहीं जाता तब तक तुम नहीं गिरोगे। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेनेसेंस को डिले कर रहा है। मतलब प्लांट्स को ये बोल रहा है कि भाई आप ज्यादा टाइम तक उसके प्लांट के ऊपर रहो, लीफ को, फ्रूट्स को, यस मैम। अर्ली ड्रॉप ना हो तुम्हारा। लेकिन जब तुम पूरी तरीके से मेच्योर हो जाओ, फ्रूट भी खुद मेच्योर हो जाओ, तो खुद प्लांट से गिर जाना, एब्सिशन खुद कर लेना अपना, मैं नहीं तोड़ने जाऊंगा तुमको। अगर लीफ ओल्ड हो गई ना तो मैं इनको तुमको खुद नहीं तोड़ूंगा, तुमको खुद गिर जाना चाहिए। एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है। अब बगीचे में प्लांट लगाए तो ऑब्वियसली झाड़ फूस बहुत आसपास उग जाती है, हर्बिस वगैरह बहुत उग जाते हैं। तो इसने क्या करना, खुद ही हर्बिसाइड की तरह वर्क करना शुरू कर दिया, ताकि उसको मेहनत ना करनी पड़े जंगली घास फूस निकालने के लिए। और अपने अपने प्लांट को हमेशा प्रमोट करता रहा कि फटाफट तुम जाइलम डिफरेंशिएशन करो और सेल को डिवाइड करते रहो जल्दी जल्दी। हो याद? यस मैम। यस मैम। पाइनएप्पल, टोमेटो, टी। पाइनएप्पल का जूस पीता है, टोमेटो का जूस पीता है, और उसमें सीड आते हैं इसलिए पार्थिनोकार्पी कराता है, और टी हेजिंग कराता है, मतलब टी प्लांटेशंस वगैरह। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे हाइट के प्लांट होते हैं, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है, लेकिन डिकैपिटेशन भी कर देता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। अब आ जाओ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज व्हाट, लाइक गब्बर शेर टाइप से, पता ना, गब्बर शेर। तो अब ये गब्बर शेर है। गब्बर शेर थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि वो उसकी वो बड़ी बड़ी सी बॉडी, मस्क्यूलर बॉडी होगी, है ना, वेट उसका काफी होगा। उसको क्या करना है ना, गब्बर शेर को एक फैक्ट्री लगानी है। किसकी? अल्कोहल की फैक्ट्री। अब आप मेरे को बता, अल्कोहल किस किस से बनती है? अल्कोहल ग्रेप से बनती है, एप्पल से बनती है, शुगर केन से बनती है, इन्हीं चीजों से बनती है, नहीं बनती है? यस मैम। फैक्ट्री, और फैक्ट्री के आसपास मतलब फैक्ट्री का आसपास का एरिया साफ सुथरा बनाने के लिए उसके आसपास बहुत सारे प्लांट हमको लगाने पड़ते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से पोल्यूशन बहुत आता है। तो आसपास का एरिया ये प्योर होती रहे तो हमको आसपास प्लांट। तो सबसे पहली चीज, ये अपना फायदा देखता है गब्बर शेर। ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका फायदा किससे है? ग्रेप से। तो बोलेगा ग्रेप्स को कि भाई आप बड़ी बड़ी स्टॉक बनाओ, जितनी बड़ी स्टॉक होगी उतनी बड़ी उसके ऊपर, इतने ज्यादा उसके ऊपर ग्रेप्स आएंगे। यस यस। तो पहला हो गया इसका, ये ग्रेप्स की स्टॉक इंक्रीज कराता है। सेकंड, इसका फायदा है किससे? एप्पल से। तो एप्पल को बोलता है कि भाई तुम अच्छी अच्छी सी शेप बना के आओ ताकि मेरा इंक्रीज हो, उसकी अल्कोहल की इल्ड बढ़े अच्छी। फिर आता है शुगर केन। शुगर केन के साथ तो बहुत नाइंसाफी करता है, उसकी तो इतनी इल्ड बढ़वा देता है, 20 टन पर एकड़ उसकी इल्ड बढ़वा देता है, क्योंकि शुगर केन की स्टेम की हाइट बढ़वा देता है। जितना बड़ा स्टेम उतने ज्यादा उससे वहां से शुगर केन मिलेगा उसको। तो क्या उसका फायदा है? अल्कोहल किससे बनती है? शुगर केन, एप्पल और ग्रेप्स। ग्रेप्स से फायदा उठा लिया। ठीक है, अब तीनों से उसने फायदा उठा लिया। अब ये क्या चाहेगा? गब्बर शेर है, तो जो लोग जिम विम जाते हैं, बड़े सॉलिड मस्कुलर बॉडी होते हैं, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते ना। यस मैम। यस तो ये मैम। अपने इन 3 फायदे वाले प्लांट को भी बोलेगा कि भाई तुम जल्दी बूढ़े मत हो, अगर तुम बूढ़े हो गए तो मेरा अल्कोहल फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये बुढ़ापे को डिले करेगा, बुढ़ापा नहीं आने देगा, नहीं आने देगा ना। और अपनी फैक्ट्री के, ये इसने फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री के आसपास ये ट्रीज लगा लेता है, ये कॉनिफर्स। कॉनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट को बोलता है कि भाई तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, जुवेनाइल, बचपने वाले फेज में मत रहो। स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, जुवेनाइल मतलब छोटे छोटे जो कॉनिफर्स हैं उनके ऊपर जीए डाल देता है, ताकि उनका मेच्योरिटी पीरियड बढ़ जाए और उनके अंदर जल्दी जल्दी सीड बने और उसको ज्यादा ज्यादा क्या मिले? जिम्नोस्पर्म मिले। जिम्नोस्पर्म होता है ना, दिखने में बड़ी सुंदर से प्लांट होता है। तो अपनी फैक्ट्री के आसपास वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट लगाना चाहता है, इसलिए उनको बोलता है आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और आसपास जुवेनाइल क्या है? क्या बेटा? जुवेनाइल। जुवेनाइल होता है बचपने, वेजिटेटिव फेज को बोलते हैं हम इसको। जब प्लांट अभी वेजिटेटिव फेज में है तो प्लांट के इसके लिए टर्म यूज करते हैं जुवेनाइल, वेजिटेटिव फेज। मतलब वो फेज जिसमें अभी प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, प्लांट के ऊपर फ्लावर सीड्स बनने शुरू नहीं हुए अभी, वो जुवेनाइल फेज होती है। मैम उस पीरियड को बढ़ाने के लिए यूज होता है ना क्या क्या? मैम, जिससे कि फिर वो मैच्योर होके वो सीड्स प्रोडक्शन कर सके। हाँ, तो ये इसीलिए इसके ऊपर जीए डाल रहा है ना, जिब्रेलिन डाल रहा है, ताकि जो हमारा कॉनिफर्स है, जिम्नोस्पर्म है, उनके जुवेनाइल फेज से वो मेच्योरिटी पीरियड जल्दी करे। हेस्टन का मतलब होता है इंक्रीज करना। स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर्स मतलब जो छोटे छोटे कॉनिफर्स हैं
उनके ऊपर स्प्रे कर रहा है किससे, जीए से। तो क्या कर रहे हैं, हेस्टन इंक्रीज कर देंगे उनका मेच्योरिटी पीरियड, ताकि लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, ताकि उनके अंदर जल्दी सीड बनने शुरू हो जाए। ठीक है। यस मैम। और अपने Yes, ma'am. अपनी फैक्ट्री को साफ सुथरा मतलब और सुंदर दिखाने के लिए आसपास रोज रोज के प्लांट्स लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं? तो ये दो प्रोसेस अपनाता है, बॉल्टिंग एंड मॉल्टिंग। याद रखना, बॉल्टिंग मॉल्टिंग। बॉल्टिंग मतलब होता है इंटरनोड को बड़ा कर देगा फ्लावर बनने से पहले, फ्लावर बनने से पहले इंटरनोड का साइज बढ़वा देगा। जैसे बीट रूट कैबेज वगैरह होता है ना, जितने भी रोजेट हैबिट वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर बॉल्टिंग को बढ़वाता है। और एक और प्रोसेस होता है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का मतलब होता है मोल्टिंग, अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जितने शुगर केन एप्पल ये सब है ना, इनके मोल्टिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। बॉल्टिंग मॉल्टिंग, बॉल्टिंग याद आ गया तो मोल्टिंग भी याद आ जाएगा आपको। तो जिब्रेलिन गब्बर शेर है, शुगर केन की क्या इल्ड बढ़वाएगा 20 टन पर एकड़, एप्पल के सीड्स शेप इंप्रूव करेगा, और ग्रेप्स की स्टॉक बढ़वाएगा। ठीक है। अपने आसपास लगाने के लिए जिम्नोस्पर्म को बोलेगा जल्दी जल्दी सीड बनाओ, और आसपास रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स के अंदर बोल्टिंग कराएगा, और अपनी फैक्ट्री के अंदर मोल्टिंग प्रोसेस को एनहेंस करेगा। क्लियर। बुढ़ापे को दूर रखेगा क्योंकि मस्कुलर इंसान है, क्यों बुढ़ापा आने देगा, नहीं आने देगा। Yes, ma'am. फिर ऐसे हमारे पास साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब होता है सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। ये क्या करता है, इसका सारा काम है सिर्फ और सिर्फ सेल का डिवीजन कराना, सेल के डिवीजन को रैपिड करना। और सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जितने भी प्लांट के डेवलपिंग पार्ट होता है, यंग पार्ट होता है, उनके अंदर सबसे ज्यादा डिवीजन की जरूरत होती है। Yes, जैसे ma'am. शूट की टिप हो गई, शूट की टिप हो गई, शूट बड़ हो रही है डेवलप, यंग फ्रूट्स है, यंग लीव्स है, उन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन पाया जाता है। और इसका काम सिर्फ सेल डिवीजन को प्रमोट करना होता है, ये याद रखना है। नई नई लीव्स बन रही है, क्लोरोप्लास्ट है, लेटरल शूट, एडवेंटिशियस, इनके अंदर। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ऑक्सिन था वो क्या कर रहा था, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा दे रहा था। एपिकल डोमिनेंस को, क्यों, क्योंकि उसकी खुद छोटी हाइट थी, लेकिन वो चाहता था उसके प्लांट बड़ी हाइट के बने। अब साइटोकाइनिन का तो काम क्या है, सेल को डिवाइड करना। जितना ज्यादा सेल डिवाइड होता चला जाएगा उतनी ज्यादा इंसान की ग्रोथ होती है, नहीं होती है? Yes, ma'am. तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई मैं ग्रोथ सिर्फ हाइट में नहीं कराऊंगा, मैं तो पूरी ग्रोथ कराऊंगा, सेकेंडरी ग्रोथ टाइप से कराएंगे, मतलब मोटापा बढ़वाएंगे। तो ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। सिर्फ एपिकल एपिकल ग्रोथ नहीं होने देता, क्योंकि इसका काम है सेल डिवाइड कराना। तो सेल डिवाइड चारों तरफ कराता है, प्लांट में हर तरीके से कराएगा। अब इसका सेल डिवीजन का काम है, तो सेल डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो प्लांट के जितने भी लीफ, वो लीफ जो कि डेथ होने वाली है, जिनकी बुढ़ापा होने वाला है, उनके अंदर फटाफट फटाफट न्यूट्रिएंट भेजेगा कि भाई नहीं, बूढ़े नहीं होना, मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए न्यूट्रिएंट्स। डन। Done, तो ma'am. इस पे लिखा है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, रोकता है एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल टिप को ही डोमिनेटिंग होने से रोकता है। वो बोलता है नहीं, लेटरल को भी हम डोमिनेटिंग करेंगे। ओके मैम। जबकि ऑक्सिन क्या था, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा था, क्योंकि खुद छोटी हाइट है, बड़ी हाइट के प्लांट चाहता है। लेकिन साइटोकाइनिन भी बढ़ा रहा है क्या क्या, मैम। ये वाला जो हार्मोन है ये हाइट को ही नहीं विड्थ को भी बढ़ा रहा है प्लांट के। हाँ, हाइट और विड्थ दोनों तरीके से बढ़ा रहा है, अपना फायदा है, क्योंकि इसका काम है सेल डिवाइड करना। तो सेल सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टिप टिप पे बढ़वाएगा, चारों तरफ बढ़वाएगा ये। ठीक है। यस मैम। यस मैम। फिर इथाइलिन आ गया। इथाइलिन से सिंपल याद रखना, इसका काम होता है आम को पकाना। आम को पकाना मतलब जितने भी फ्रूट्स हैं, कच्चे फ्रूट्स हैं, उनको पकाने में हेल्प करता है ये, राइपनिंग कराता है। अब राइपनिंग करा रहा है, किसी को कच्चे फ्रूट से पका रहा है, तो मतलब उसकी एज बढ़वा रहा है, नहीं बढ़वा रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है। यस मैम। और जिब्रेलिन था हमारा गब्बर शेर, वो तो गब्बर शेर था, तो बुढ़ापा आने ही नहीं दे रहा था, वो रोक रहा था, और ये बढ़ा रहा है। उल्टे हो गए दोनों, है ना? Yes, ma'am. अब फ्रूट को पका रहा है, सोचो, तो पकने के बाद फ्रूट एकदम से गिर जाता है प्लांट से, यस मैम। तो Yes, आपका ma'am. एब्सिशन को भी प्रमोट कर रहा है फिर तो ये, यस एब्सिशन मैम। को प्रमोट कर रहा है ये। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा
ये एक गैसियस पीजीआर है, और एक्वस सॉल्यूशन अगर इसका बना देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एथीफोन। एथीफोन बोलते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन को इसके। यस मैम। ये याद रखना है आपको, पीजीआर है। नेक्स्ट, ये ध्यान से समझना है। देखो, अब किसी चीज को पकाना है हमको, तो पकाने के लिए उसको उसके अंदर ज्यादा मिठास भर होता है ना, कच्चे फ्रूट थोड़े खट्टे लगते हैं, और जो पक जाते हैं तो पके हुए। आम का एग्जाम्पल ले लो, कच्चे खट्टे लगते हैं बट पकने के बाद वो मीठे लगते हैं ना। यस मैम। तो उसके अंदर क्या है, टाइप की शुगर कंटेंट बढ़वा रहा है वो। तो शुगर कंटेंट वो कैसे बढ़वाता है? वो शुगर कंटेंट उनका रेस्पिरेशन रेट बढ़वा, मतलब उनका रेस्पिरेशन रेट बढ़वा देता है वो। जब फ्रूट पक रहे होते हैं वो जल्दी 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 ऑक्सीजन लेंगे, उसको बोलता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाने के प्रोसेस को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। अब सिंपल सोचना, इथाइलिन का काम है फ्रूट्स को पकवाना, पकाना है उसको फ्रूट्स को। तो ये फ्रूट्स को पकाने के लिए ये सोचेगा ना कि भाई मेरा जो बिजनेस है फ्रूट को पकाने का चलता रहे। तो क्या चाहेगा, ये बोल चाहेगा ना कि हमारे जो सीड है वो सीड जल्दी जल्दी से फ्रूट में बन बन के मिले मेरे को, यही चाहेगा ना। तो ये क्या करता है, ये अपना ही फायदा देखता है। तो हम आपने पढ़ा होगा सीड जो होता है ना वो एक डोरमेंट स्टेज में रहता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। तो उसको बोलेगा सीड को या बर्ड को कि भाई अपनी डोरमेंसी से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी जर्मिनेट करो तुम, जल्दी जल्दी जर्मिनेट करोगे तभी तो मेरे पास फ्रूट बन बन के आओगे और मैं फिर तुमको पकाऊंगा। आ रहा है समझ में? यस मैम। है ना। और एक और चीज बताती हूँ, एक और एग्जांपल। इथाइलिन पका रहा है किसी चीज को, तो पकाने का मतलब उसका थोड़ा मोटापा भी बढ़ जाता है ना, फ्रूट को फ्लपी फ्लपी से हो जाता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट हो यस जाता मैम। है। कच्चे कच्चे आम देखना, पके हुए आम देख, कच्चे आम बहुत हार्ड होता है, पके हुए आम सॉफ्ट होता है। तो आप अब कोई इंसान मोटा होता है तभी तो उसकी बॉडी फ्लपी फ्लपी होगी ना। तो इथाइलिन क्या करता है, मतलब किसी चीज को मोटा कर रहा है ना एक तरीके से, फ्लपी बनवा रहा है, मोटा कर रहा है। तो अब आप खुद सोचो, किसी को मोटा होना है तो मोटे होने के लिए उसको बोलते हैं ना पीनट बटर खाओ, पोटैटो खाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टार्च होता है, राइस ज्यादा से ज्यादा खाओ, पाइनएप्पल जूस पियो ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे भी वही है, इथाइलिन मोटा कर रहा है, मोटा करने के लिए क्या चाहिए, पीनट बटर खाओ, पोटैटो खाओ, राइस खाओ ज्यादा, पाइनएप्पल का जूस पियो। याद रहेंगे चारों नाम? यस मैम। तो देख लो, अब यही कर रहा है। ये जो मैंने बोला सीड को बोला भाई तुम जल्दी इनएक्टिव से बाहर निकलो, जर्मिनेट करो, किसके सीड को, पीनट के सीड को, या फिर आपकी पोटैटो के ट्यूबर को बोलेगा। और जो आपके राइस है, क्योंकि मोटे होने के लिए राइस तो खाने जरूरी है, तो राइस वाले प्लांट को बोलेगा कि भाई तुम पानी के अंदर मत छिपे रहो। तो राइस की स्टेम बढ़वा देता है, मतलब इंटरनोड इलोंगेशन करा देता है, ताकि जो राइस के प्लांट है ना पानी से निकल के बाहर आ जाए, और जो पतले पतले लोग हैं उनको दिख जाए राइस की हाँ पानी से बाहर है, और फिर उनको खा के मोटे हो जाए, और इथाइलिन अपना उनको पकाने का काम करे। और किसी चीज को क्या कर रहा है, मोटा कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमने बोला ना उसको रेस्पिरेशन रेट बढ़वाएगा, तो उसको पानी वानी की ज्यादा जरूरत होगी। मेहनत कर रहा है, पका रहा है, फ्लपी बना रहा है, पानी भी तो ज्यादा बोलते हैं ना मोटे जिम वाले लोगों को तो हमेशा हाथ में बोतल ही रहती है उनके। तो पानी ज्यादा कैसे मिलेगा प्लांट को, जब रूट की ग्रोथ अच्छे से होगी और रूट हेयर उसके अंदर होंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर मिले, उनका सब एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ जाए। और भाई पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग भी इनिशिएट करता है, वो तो ऑक्सिन भी कर रहा था, इसमें क्या बड़ी बात है। क्लियर? यस मैम। अब अगर यस मैं मैम। पूछूं, ऑक्सिन पाइनएप्पल फ्लावरिंग करा रहा था, और टमाटो के अंदर क्या कर रहा था, पार्थिनोकार्पी कर रहा था, और हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन था। फिर गब्बर शेर क्या क्या कर रहा था, शुगर केन था उसके पास, एप्पल था और ग्रेप्स थे। फिर साइटोकाइनिन का तो काम क्या है, साइटोकाइनिन का तो सेल डिवीजन है, बस उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एपिकल डोमिनेंस को रोकता है वो, क्योंकि उसका काम है हर तरीके से ग्रोथ कराना। और इथाइलिन को चाहिए पीनट बटर खाने के लिए, पोटैटो चाहिए, पाइनएप्पल जूस चाहिए, और राइस चाहिए। हो गया याद? और साथ ही साथ आम, ये बोलता है ना आम भी खाया करो, आम भी ऐड कर लो अपनी ट्रिक में। आम खाने से भी वेट बढ़ता है गर्मियों में।
फिर एब्सिसिक एसिड, भाई एब्सिसिक एसिड तो इनहिबिटरी हार्मोन है, तो सारे उल्टे काम करेगा। अभी बोलता है कि भाई मैं वो सारे उल्टे काम नहीं करता, मैं एक अच्छा काम भी करता हूँ। तो इससे पूछा गया क्या अच्छा काम करता है, मैं स्ट्रेस हार्मोन हूँ। अब स्ट्रेस हार्मोन क्या आएगा, पानी, पानी की कमी है प्लांट के पास, तो क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद करा देगा ताकि वहां से पानी लॉस ना हो पाए। दिखने में तो ये लग Yes, रहा है ma'am. जंगल बंद करा रहा है, लेकिन फाइनल प्लांट की हेल्प ही कर रहा है ना। तो इसलिए हमको स्ट्रेस हार्मोन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के पाता है, स्ट्रेस हार्मोन इसको बोलते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कराता है ये। और ये जैसे इथाइलिन था, इथाइलिन अपना फायदा देख रहा था कि भाई सीड को बोल रहा था तुम जल्दी जल्दी जर्मिनेट करो, लेकिन ये बोलेगा सीड को नहीं भाई जर्मिनेट मत करो जल्दी जल्दी, शांत इनएक्टिव स्टेज में बैठे रहो। मतलब सीड के जर्मिनेशन को रोकेगा, तो सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करेगा ना। यस मैम। सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करेगा क्योंकि इनहिबिटर हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। और ये बाकी सीड डेवलपमेंट करा देता है, मैच्योरेशन डोरमेंसी उसको सबको प्रमोट करेगा, सीड को बोलेगा ज्यादा ज्यादा डोरमेंसी स्टेट में रहो। और ये प्लांट को हेल्प करता है क्योंकि डोरमेंसी में हम उसको रख रहे हैं, ज्यादा इनएक्टिव में रख रहा है। तो इनएक्टिव में क्यों रखता है, क्योंकि वो देखता है आसपास अनफेवरेबल कंडीशन है। मैंने बोला ना काम उल्टे करता है इनहिबिटरी, लेकिन इसका इंटेंशन अच्छा होता है। जैसे स्टोमेटा बंद कराया, हमें दिख रहा है इनहिबिटरी, लेकिन स्टोमेटा बंद क्यों कराया, ताकि वहां से पानी लॉस ना हो पाए। सीड को बोला तुम जर्मिनेट मत करो, तुम डोरमेंसी में रहो, हमें दिखा कि इनहिबिटरी है, लेकिन उसके पीछे फायदा अच्छा है। क्या फायदा है, कि डोरमेंसी में रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन से बच जाएगा। तो हुआ ना, ए बी ए और जी एक दूसरे के अपोजिट। ए बी ए सीड की डोरमेंसी को बढ़ाता है, लेकिन जीए सीड की डोरमेंसी को क्या करता है, सीड को बोलता है डोरमेंसी से बाहर निकलो। और इसके साथ साथ इथाइलिन भी यही करता है। क्लियर यस मैम। हो गया याद। मुश्किल से 15 मिनट लगा होगा हमको याद करने में। और बताओ। तो ये हो गया। और अगर आप लोगों को ह्यूमन फिजियो रिवाइज करना है ना, तो ये नोट्स ले लेना, इनसे रिवाइज कर लेना। क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू कलर, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड ये सब एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ये सब क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है, फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीएस2 का क्विनोन होता है, पीएस1 का आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। ये सब है। और ये सब आपका वही C4 का सेचुरेशन पॉइंट कितना होता है, C3 का कितना होता है, ये याद करने वाली चीजें हैं ज्यादातर ऑलमोस्ट। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में आया था। ग्रैंज एनाटॉमी क्या होता है, वेस्कुलर बंडल शीट्स सबसे पहले होता है। कौन कौन इन्वॉल्व होता है, सबसे पहली वाली सेल जो बनती है मेसोफिल होती है, सेकंड वाली बंडल शीट सेल होती है। ग्रैंज एनाटॉमी में के अंदर होता है ना आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट पेप, CO2 मिक्स हो जाता है, तो क्या बना लेता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड C4। इसी से मैलिक एसिड बन जाता है। फिर ये मैलिक एसिड मेसोफिल से निकल के बंडल में आ जाता है, और फिर यहीं से कन्वर्ट होके पायरिक वायरिक बना के वापस से आपका पेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहीं पे स्टेप में एक क्या रिलीज हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है, और वही CO2 आपका C3 साइकिल में एंटर हो जाता है। यस प्रीति। मैम ये जो ग्रोथ वाला टॉपिक है इसमें ग्राफ दे रखा है, वो पेपर में आता है? इसमें ग्राफ देखो, ग्रोथ हार्मोन वाले में बोल रहे हो ना, वो मैम वाला दिया ग्रोथ ना ग्रोथ हार्मोन। ये एक लैग एक्सपोनेंशियल कुछ कुछ ऐसे है। सबसे पहले तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है ना, फिर एकदम कॉन्टिन्यूअसली हो रही है, और फिर आगे जाके स्टेशनरी हो जा रही है। लैग, लॉग, स्टेशनरी, ये इस टाइप के हैं कुछ। बस वो तीनों नाम याद रखना और कुछ नहीं। और एक वो है उसमें फॉर्मूला है WT समथिंग कुछ करके है, वो दो याद रखना इक्वेशंस। वो तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है, बट याद रखना उनको भी। यस मैम। ठीक है ना। और इस बार वाले ना जब ऑफलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे आप लोग, ज्यादा एग्जाम्पल्स पे फोकस मत करना, एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स बहुत क्वेश्चन है उसमें, तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग बना के चलना। ओके मैम। और कोई डाउट किसी को। चलो फिर
मैं आप लोगों को ना टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ट्राई करना इसको, या तो कल टेस्ट के बाद दे देना या आज रात में, जब आपका मन करे आप तब इसको कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं अटेंडेंस शीट शेयर करती हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ये बताओ, कल वाला कॉकरोच फ्रॉग रिवाइज कर लिया या छोड़ दिया ऐसे ही उसको? मैंने जिसका क्लास मिस हो गया था मैंने उसको रिकॉर्डिंग में भेज दिया था, किया होगा ना? रिवाइज कर लिया बेटा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ जी पूजा, बताओ बेटा। मैम आपने एनाटॉमी वाली लिंक वो रिकॉर्डिंग की लिंक नहीं भेजी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर था वो। मैम मेरी क्लास छूट गई थी ना उस दिन वाली। बेटा मैं चेक करके मैं भेज दूंगी, डोंट वरी। फिर वो मैं मुझसे मिस हो गया होगा फिर वो, ठीक है। एंड बच्चों एक और चीज, आप सबके सब ना जरा ऑफलाइन टेस्ट में आ जाना, क्योंकि ये लास्ट ऑफलाइन टेस्ट है आप लोगों का। एंड इसी ऑफलाइन टेस्ट के